विलियम जेम्स ने एक बात कही है कि लाइफ में इंसान 85% मौकों पर सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी की वजह से सफल होता है। आज इस दुनिया में किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इस बात से ये नहीं कहना चाहता कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को लेंगे तो उनका सिर्फ नज़रिया से सिर्फ सीधी सी बात ये होती है कि नज़रिया हमेशा इंसान की ज़िंदगी को बना देता है। आप दुनिया में वो नहीं बनते जो आप बनना चाहते हैं, आप असलियत में वो बनते हैं जो आप अपने आप को मानते हैं। तो सोचने से कुछ नहीं होता, जब आप करते हैं, जब आप इंप्लीमेंट करते हैं। उदाहरण के लिए आपने श्रीमद् भगवत गीता को लिया और पढ़ा, कोई फायदा नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में पढ़ने के बाद में चार बार उसको पढ़ लीजिए, आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपने गीता सार का, यानी कि सिर्फ एक पेज में चंद लाइनें जो है, अगर आपको उनको पढ़ के अगर उसकी एक लाइन को भी इंप्लीमेंट कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। पॉजिटिव परिस्थितियों में तो कोई भी पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन परिस्थितियां आपके विपरीत हों, जब नेगेटिव हों, आपको गुस्सा आ रहा हो, आपको परेशानी हो रही हो, आपको तकलीफ हो रही हो, उसी समय जब आप पॉजिटिव रहते हैं तब आप रियल में हीरो कहलाते हैं। दोस्तों नमस्कार, HBN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। आज हमारे साथ में मौजूद हैं मिस्टर कांति प्रसाद, पॉजिटिव गुरु हैं और लगातार लाखों लोगों के बीच में अपने सेमिनार्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से पहुंचे हैं। सेल्स पर भी उन्होंने एक किताब लिखी है। उनके अनुभव के माध्यम से आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर व्यक्ति सकारात्मक कैसे रह सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है HBN के स्टूडियो में। पॉजिटिविटी क्या है सर? व्हाट इज पॉजिटिविटी और कैसे व्यक्ति सकारात्मक रह सकता है, मैं जानना चाहूंगा। आज पॉजिटिव रहने के लिए इंसान का पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि पॉजिटिव आदमी रह कैसे सकता है। दरअसल पॉजिटिविटी की उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जिस समय आपके सामने सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। अब इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में जब कोई समस्या आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, उसी समय आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है। अब पॉजिटिव आप कैसे रह सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए, एक शख्स आपके पास में आया, उसने बोला कि मैं एक बंद कमरे में रहता हूँ और उस कमरे में सबसे ज़्यादा अंधेरा है और मैं उस अंधेरे को दूर करना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए वो क्या काम करता है? उस अंधेरे को हटाने की कोशिश करता है। तो अंधेरा वो जब तक नहीं हटेगा तब तक कि उस अंधेरे में उजाला ना लाया जाए। तो कुल मिलाकर के सीधा सा है, अगर आप अपनी लाइफ की समस्याओं को, नेगेटिविटी को अगर आप दूर करना चाहते हैं, जिंदगी से भगाना चाहते हैं, सिचुएशन पर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सिचुएशन पर बैठ करके उसकी सवारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको अपनी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। इसकी सीधी सी आपको यदि अगर मैं बात बताऊं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स ने एक बात कही है कि लाइफ में इंसान 85% मौकों पर सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी की वजह से सफल होता है। आज इस दुनिया में किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इस बात से ये नहीं कहना चाहता कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को लेंगे तो उनका सिर्फ नज़रिया से सिर्फ सीधी सी बात ये होती है कि नज़रिया हमेशा इंसान की ज़िंदगी को बना देता है। अगर आपका किसी भी चीज़ को लेकर के नज़रिया ठीक है, आपकी सोच ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि ये काम हो सकता है, तो आप समझ लीजिए कि वही पॉजिटिविटी है। नहीं सर, एक सवाल यहाँ से उठता है ना, आप सोचते हैं कि पॉजिटिव होगा लेकिन नकारात्मक सिचुएशन आपके सामने है। जब आप कहते हैं कि अंधेरा हटा दिया जाएगा तो उजाला लाने के लिए वो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? और दूसरा लॉ ऑफ कर्मा भी तो है ना सर, तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए सर, व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अंधेरे को हटाने पर आपने जोर नहीं देना, कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है अंधेरे को हटाने के लिए। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम अंधेरे को हटाने के लिए यानी समस्याओं से झगड़ा करने लग जाते हैं। हम उन समस्याओं को उन्हीं के दृष्टिकोण से देखने लग जाते हैं। जैसे कोई आपकी लाइफ में समस्या है, इस बात को मैं आपको एक उदाहरण के साथ में समझाना मैं शुरू करूंगा। एक आपने ग्रंथ है बाइबल, और उस ग्रंथ में एक स्टोरी है डेविड एंड गोलियत की। गोलियत नाम का एक राक्षस होता है और वो राक्षस का साइज इतना बड़ा होता है कि वो जो है कम से कम समझ सकते हैं, अगर हम अंदाजा लगाएं तो लगभग 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा उसका ऊंचाई होती है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, एक अंदाजे से हम लगा लेते हैं। अब उसकी इस साइज को देख करके
गांव के लोग घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो राक्षस लोगों को खाने के लिए हर हफ्ते आता है। तो एक बार क्या हुआ, डेविड नाम का लड़का उस गांव से जुड़ा हुआ था, उसका एक दोस्त रहता था उस गांव में, वो बकरियों को चरा रहा था। बकरियों को चरा रहा था, वो बड़े आनंद में था। तो जो गोलियत नाम का राक्षस था वो उस गांव में आने वाला था। डेविड को मालूम चला और वो उस गांव में गया अपने दोस्त के पास में, और वो बोला कि कैसे आप लोग घबरा रहे हो। सारे लोग उस राक्षस के डर से अपने घरों में घुसे जा रहे थे, परेशान हो रहे थे कि राक्षस आएगा और हमको और हमारे रिश्तेदारों को, हमारे घर वालों को खा जाएगा। तो उसने बोला कि राक्षस आएगा, कैसा है राक्षस, कि राक्षस तो बहुत बड़ा है, हम सबको खत्म कर देगा, हम सबको खा जाएगा। असलियत में पॉइंट क्या था कि उस राक्षस की जो नाभि होती है, उस नाभि में उस राक्षस की जान थी। तो डेविड ने यह बोला कि जितना बड़ा राक्षस है वो उतनी ही बड़ी उसकी नाभि दिखाई देगी। फिर उसने क्या काम किया आप सभी लोग जानते हैं, बाइबल आपने पढ़ा होगा। उसमें गुलेल से उसकी नाभि को निशाना बनाया और उस राक्षस को मार दिया। अब कुल मिलाकर के समस्या यहां पर एक जैसी थी सबके सामने, लेकिन नजरिया उस समस्या को लेकर के डेविड का अलग था। डेविड ने यह सोचा कि जितना बड़ा विकराल, जितना बड़ा इसका रूप है राक्षस का, इतनी बड़ी इसकी जो नाभि है वो मुझे दिखाई दे रही है, और उसने मारा और उसने विजय प्राप्त की, समस्या पर विजय प्राप्त की। अच्छा सर, जब हम लॉ ऑफ कर्मा की बात करते हैं तो कैसे इसे अमल में लाया जा सकता है? थ्योरी तो बहुत है, किताबें बहुत सारी हैं, लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा? लॉ ऑफ कर्मा, लॉ से जैसा कि आप जानते हैं एक नियम को हम लॉ कहते हैं। कर्मा मतलब हमारा कर्म। जब हम कर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है वो लॉ ऑफ कर्मा कहा जाता है। अब लॉ का मतलब एक ऐसा नियम, उसे हम बोल सकते हैं कि आप कर्म किस तरीके का कर रहे हैं। आप जैसा भी आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको रिटर्न मिलता है और मल्टीप्लाई होकर के मिलता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे आपने सरकारी अधिकारियों को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि अपनी नौकरी के टाइम पर उन्होंने टेबल के नीचे से बहुत सारा पैसा कमाया। उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहें तो अपने आसपास ही आप देख सकते हैं जी, बहुत सारे और मैं भी बहुत सारे आपको उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं पर्सनली यहां पर मैं नाम में नहीं लेना चाहूंगा। अब ऐसे लोगों ने जिस तरीके से पैसा कमाया ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लाई होकर के, अब किस तरीके से पैसा उनका जाएगा, घर में बहुत ज्यादा ऐसी कोई बीमारी हो जाती है कि जितना पैसा उन्होंने कमाया उससे ज्यादा कहीं पैसा लग जाता है। मतलब कुल मिलाकर के लास्ट में एंड उनका जिस तरीके से उन्होंने पैसा कमाया उसी तरीके से उनका जो एंड होता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर मैं यह आपसे कहना चाहता हूं, लॉ ऑफ कर्मा, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। जैसे आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपको ड्यूटी दी जाती है 8 घंटे काम करने की, लेकिन आप 9 घंटे काम करते हैं। आप डेली 9 घंटे काम करिए और डेली करते रहिए बिना किसी सवाल के, बिना किसी जवाब के। आप डेली जब आप 9 घंटे काम करेंगे, आप यकीन मानिए, आप विश्वास कीजिए कि उस 9 घंटे तक, यानी कि आपने जो 1 घंटे जो काम किया लगातार, एक्स्ट्रा जो काम किया डेडिकेशन के साथ में, वो आपको उस 8 घंटे से ज्यादा जो कर्म आपने जो किया उससे ज्यादा फल आपको उस 1 घंटे का मिलने वाला है। उदाहरण के लिए इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, सफल लोगों में किन लोगों को हम बोल सकते हैं? बिल गेट्स की अगर हम बात करते हैं, मार्क जकरबर्ग की अगर हम बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो अरबपति खरबपति जिनको बोला जाता है, और ये दुनिया उनको फॉलो करती है। अगर हम विलियम जेम्स की बात करते हैं, अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, अगर हम शाहरुख खान की बात करते हैं, अगर हम सलमान खान की बात करते हैं, अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करते हैं, अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, आप किसी की बात कर लीजिए, अगर हम बराक ओबामा जी की हम बात करते हैं, इन सफलतम व्यक्तित्वों की अगर आप उठा करके इतिहास को अगर देखते हैं तो आप ये देखेंगे इन सब ने लॉ ऑफ कर्मा का इस्तेमाल किया। जहां पर 8 घंटे असलियत में काम करना चाहिए था, इन लोगों ने 16-16 घंटे, 20-20 घंटे काम किया, तब जाकर के ये लोग इस मुकाम को हासिल किए। तो ये होता है लॉ ऑफ कर्मा। डिप्रेशन का शिकार हो, माँ बाप की सुने, समाज की सुने किसकी आखिर, और उनके पास कोई सही गाइडलाइन देने वाला है नहीं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो उनको टीचर्स पढ़ाते हैं वो खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो खुद परेशान हैं ज़िंदगी से, और प्राइवेट विद्यालय में तो टीचर को इतनी तनख्वाह भी नहीं मिलती, तो बच्चों को क्या एजुकेशन देगा, क्या पढ़ाएगा? इस पर थोड़ा अगर आप कुछ बता सकें।
देखिए विशाल जी, यहाँ सबसे ज़्यादा मेरा फोकस जो रहेगा, एजुकेशन सिस्टम भी इसमें जो है इन्वॉल्व हो जाता है। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से जो मेरी बात को समझने के लिए काबिल हैं, मेरा सबसे पहले तो हमदर्दी उन छोटे छोटे बच्चों के लिए है जो प्रॉपर चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो भी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं उनसे मैं सीधा सा कह दूँ कि आपको पॉजिटिव रहना है, और सिर्फ पॉजिटिव नहीं रहना है, आपको रियलिस्टिक पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी और रियलिस्टिक पॉजिटिविटी में क्या अंतर होता है, इसको मैं कुछ सेंटेंस से मैं आपको बताऊंगा। आप दुनिया में वो नहीं बनते जो आप बनना चाहते हैं, आप असलियत में वो बनते हैं जो आप अपने आप को मानते हैं। तो सोचने से कुछ नहीं होता, जब आप करते हैं, जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं। उदाहरण के लिए आपने श्रीमद् भगवत गीता को लिया और पढ़ा, कोई फायदा नहीं है। आप अपनी जिंदगी में पढ़ने के बाद में 4 बार उसको पढ़ लीजिए, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपने गीता सार का, यानी कि सिर्फ एक पेज में चंद लाइनें जो है, अगर आपको उनको पढ़ के अगर उसकी एक लाइन को भी इंप्लीमेंट कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। उन बच्चों को जब भी लगता है कि पढ़ाई का डिप्रेशन है, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, या मम्मी पापा आपसे जो है पढ़ाई का दबाव बना रहे हैं, या इधर उधर के लोग आपसे कुछ भी कह रहे हैं, कोई कहता है आपको कम पढ़ना आता है, आप पढ़ना नहीं जानते, आप पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें, बी पॉजिटिव। आपको अपने तरीके से सोचना है। आपको यह सोचना है कि पढ़ाई जरूरी है, नो डाउट जरूरी है, लेकिन अगर आप टेंशन लेंगे, अगर आप परेशान हो जाएंगे, अगर आप दुखी हो जाएंगे, अगर आप असंतुष्ट हो जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि जो आप संतुष्टि के साथ में जो आप पढ़ाई करना चाहते हैं, या जो आप पढ़ पाएंगे, या जो रिजल्ट आप दे पाएंगे, वो रिजल्ट आपका खराब हो जाएगा। जैसे पढ़ना भी चाहता हूं और शादी भी अटेंड करना चाहता हूं। मेरे घर वाले इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तू शादी में आएगा नहीं, लेकिन शादी में मेरा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेरे परिवार की शादी है और एग्जाम पोस्टपोन्ड हो नहीं सकता। तो मैंने उस बच्चे को यह सलाह दी, 11th क्लास का बच्चा था, मैंने उस बच्चे को यह सलाह दी, मैंने कहा बेटे तुम एक काम करोगे कि तुम सबसे पहले जाओ शादी, अगले दिन एग्जाम था, मैं शादी अटेंड करो, और शादी अटेंड करने के बाद में आप पढ़ाई करो, क्या कर सकते हो, फिर एग्जाम देना। तो उस बच्चे ने वैसा ही किया, वो शादी अटेंड की, और शादी अटेंड करके वो जल्दी से आ गया और 3 घंटे उसने पढ़ाई की, और अगले दिन जब एग्जाम जब उसका हो गया, तो उसने जो रिजल्ट मुझे जो बताया कि सर मेरा 90%, मुझे यकीन है कि मेरा जो एग्ज़ाम है 90% एकदम ठीक हुआ है। तो कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ विशाल जी, कि किसी भी स्थिति परिस्थिति को आप लेकर के आप पॉजिटिव रहिए, आप मस्त रहिए, आप बिंदास रहिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, परेशान मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, आप देखेंगे हर समस्या का समाधान मौजूद है। अच्छा सर, करियर काउंसलिंग कैसे की जा सकती है और कब जरूरी है? 10th के बाद, 12th के बाद, या ये उससे पहले भी संभव है? थोड़ा सा मार्गदर्शन करें विशाल जी। करियर काउंसलिंग तो वहीं स्टार्ट हो जाती है असलियत में, जब से इस दुनिया में बच्चा आया होता है तभी से उसकी एक तरीके से करियर काउंसलिंग शुरू हो जाती है। जब वो आता है, बड़ा होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए नहीं, कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है, और सब प्रोफेसर्स हैं जो सिखा रहे हैं उसको। विशाल जी आप यहाँ पर ये समझिए कि जब बच्चा जब आता है, और इवन माँ के पेट में जब वो होता है, तब भी उसकी काउंसलिंग हो रही होती है, लेकिन वो अनजाने की काउंसलिंग होती है। वो बच्चे को नहीं मालूम है कि ये जो है मेरी काउंसलिंग कर कौन रहा है। ये सर तो उसके हाथ में ही नहीं है ना। अब उसके हाथ में नहीं है जी। अब एक काउंसलिंग तो वो हो गई जो उसके हाथ में नहीं थी। जब से उसने इस मतलब माँ की कोख में वो जब आया, तब से उसकी स्टार्टिंग हुई, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन मुझे ये सारी चीजें समझा रहा है, लेकिन उसकी काउंसलिंग हो रही थी। उसको सब कुछ जो घर में चल रहा है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या प्यार की बातें चल रही हैं, या धार्मिक बातें चल रही हैं, जो भी चल रही हैं, उन सब चीजों का असर उस पर आया। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा चीजों को समझता है, सुनता है। क्या एज होती है? अब उसकी एज की यदि अगर हम बात करें, तो ये काउंसलिंग बस बच्चा चीजों को समझने के काबिल, 3री 4थी क्लास के बच्चे की, 2री क्लास के बच्चे की भी काउंसलिंग की जा सकती है। ये एग्जैक्टली हो सकती है उसकी, जब बच्चा समझने के काबिल हो जाए और वो बातों को समझ सकता हो, बात कर सकता हो, तो उसकी करियर काउंसलिंग की जा सकती है, उसको समझाया जा सकता है। ये प्रैक्टिकल है? ये एग्जैक्टली प्रैक्टिकल है, व्हाई नॉट। जब बच्चा जब परेशान हो जाता है, आपने मैं कल परसों एक अखबार पढ़ रहा था, मैंने ये देखा कि 2nd क्लास के बच्चे ने जो है सुसाइड कर ली। 2nd क्लास के बच्चे? 2nd क्लास के बच्चे ने सुसाइड कर ली। वो इतना डिप्रेशन में आ गया, इतना परेशान हो गया, इतना जो है दुखी हो गया कि वो जो है उसने मतलब ऐसा कदम उठा लिया कि वो सुसाइड कर ली। स्विमिंग पूल में कूद गया वो,
सिर्फ इसीलिए कि मुझे जो है इन चीज़ों से ये जितनी भी टेंशन्स, परेशानी या जो भी हैं। और दूसरा, अभी एक पेपर ही मैं पढ़ रहा था, उसमें एक बच्चे को हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। रिजल्ट डॉक्टर ने बताया है, कौन जिम्मेदार है सर? रिजल्ट में डॉक्टर ने ये बताया है कि इस बच्चे ने पढ़ाई को लेकर के जो टेंशन ली, घर में जो लड़ाई झगड़े होते थे उनको लेकर के जो टेंशन ली, इसके दिल पर इतना बड़ा असर पड़ा। इवन उसमें जो स्कूल से जो बैग जो आता है, वो बच्चा फर्स्ट क्लास का बच्चा हार्ट अटैक से खत्म हो गया। ठीक है, अब वो उसमें जितनी किताबें थी, उस बच्चे का जितना वेट नहीं था जितना भारी बैग था। इसमें डॉक्टर्स ने बताया कि इस वजह से, यानी कि स्कूल की पढ़ाई का बहुत बड़ा रोल रहा। तो हमें ये लगता है इसके लिए दरअसल हम एक तरीके से कहा जाए तो पूरा समाज जिम्मेदार है। ठीक है, और मेन अगर बोला जाए तो एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, और एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं। सर, परिस्थितियों को कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता क्योंकि एक बच्चा ही है और आसपास के वातावरण से वो निश्चित ही प्रभावित होगा और डिस्टर्ब भी होगा। माँ बाप के लिए कोई एक सलाह जो उसे स्वतंत्रता प्रदान करे और अपने जीवन में कामयाबी की तरफ वो अग्रसर हो। देखिए, मैं स्पेशली मैं खुद एक बच्ची का मैं बाप हूँ, और मैं एज अ गार्जियन मैं आप लोगों से मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपका बच्चा कितनी भी शरारत करता है, कितना भी आपको लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए ज़्यादा, आप उस पर लिमिटेड चीज़ों को आप प्रेशराइज़ करें। हमेशा अपनी सीमा का, जैसे कहा जाता है कि हर चीज़ की एक सीमा होती है, तो आपको भी अपनी सीमाओं में रहना चाहिए कि बच्चे को किस हद तक आप उसको टाइट कर सकते हैं। आप उस हद से ज़्यादा आप उस बच्चे को आप टाइट मत करिए। और एक बात आप हमेशा ख्याल रखिएगा, इस दुनिया में जब भी बच्चा पैदा होता है एक मकसद के साथ में इस दुनिया में आता है, और उस बच्चे को कुछ ना कुछ करना होता है, कुछ ना कुछ बनना होता है, तभी इस दुनिया में वो आया है। आप उसको अपनी तरफ से, क्योंकि आपका कोई उस बच्चे के साथ में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं है कि आप उस बच्चे को, मान लीजिए आप इंजीनियर नहीं बन पाए तो आप इस बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, आप आईएएस नहीं बन पाए तो आप उस बच्चे को आईएएस बनाएंगे। अक्सर देखने में यह आता है कि जो माँ बाप खुद नहीं कर पाए वो चाहते हैं कि वो हमारा बच्चा कर ले। कई बार इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि मेरे पड़ोस में एक आईएएस बन गया तो मेरा बच्चा भी आईएएस बन जाए, मेरे पड़ोस में एक कोई नेता बन गया तो मेरा बच्चा नेता बन जाए। तो कुल मिलाकर के आप उस बच्चे पर अपनी ऐसी कोई बात ना कहें कि देख वो ऐसा हो गया, और उस बच्चे से ऐसी कोई बात ना कहें जिससे कि बच्चा परेशान हो। मैं ये जानना चाहूँगा, माँ बाप की चिंता तो जायज़ है ना सर, क्योंकि माँ बाप बच्चे को चाहते हैं कि वो कुछ जीवन में करे, तो किस तरीके से ये बात उस बच्चे तक पहुंचाई? माँ बाप की चिंता तो जायज़ है, लेकिन माँ बाप को ये भी तो ख्याल रखना होगा कि हम अपने बच्चे को दे क्या रहे हैं, क्या वो अनजाने में। देने का सीधा सा तरीका ये है कि आप अपने आप को रोक के रखिए। आपको कब उस बच्चे को डांटना है, या एग्जैक्टली आपको ये ख्याल रखना है कि कब उस बच्चे को डांटना है, कब उस बच्चे को प्यार देना है। इन चीज़ों का मैनेजमेंट आपको करना है। उदाहरण के लिए, एक माँ रोड से लेकर के जा रही थी बच्चे को, रोड पे बच्चे का एक कदम चला जाता है तो एक माँ जो है उस बच्चे के पीछे से एक बड़ा ज़बरदस्त चांटा लगाती है, चल इधर चल, साइड में चल। तो असलियत में यहाँ पर मुझे ये लगता है कि माँ को उस बच्चे को साइड में ले जा करके उसे समझाना चाहिए था, पहले उसे बताना चाहिए था कि बेटा रोड पर एक्सीडेंट हो सकता है, रोड पर ये बातें हो सकती हैं। अब उसने क्या काम किया कि बच्चे के सीधे चांटा लगा करके, इतना ज़ोर से चांटा लगा करके ये बात नहीं समझाई, ये उसने गलती की। चांटा लगाया, मैं यहाँ पर गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चांटा लगाने से पहले उसको पहले बताना चाहिए था, उसकी दिक्कतें बतानी चाहिए थी। कुल मिलाकर के जब तक बच्चे को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी, उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता होगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब तक वो कैसे करेगा। जैसे बड़े पॉइंट की बात है स्पेशली गार्जियंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, जब आप बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं या कुछ सिखाने की जब आप कोशिश कर रहे होते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है कि उस बच्चे को आपके हाथ में होता है कि अब आप उस बच्चे पर एग्रेशन दिखाएंगे, आप उस बच्चे पर आप गुस्सा करेंगे, उसके चांटा लगाएंगे, या फिर प्यार से बात करेंगे। अब ये आपके हाथ में है, लेकिन आप अक्सर क्या करते हैं, गार्जियंस अक्सर क्या करते हैं, उसके चांटा लगाते हैं, उसे डांट देते हैं और उसे जो है मतलब दूर कर देते हैं, चलो यहाँ से, मतलब इस तरीके से डांट देंगे बच्चे को, मतलब छिटक देते हैं। यहाँ पर मुझे ये लगता है व्यक्तिगत रूप से कि इस बच्चे को डांटा ना जाए, उस बच्चे को बैठ करके, क्योंकि आपका जोर ना दोनों तरफ लगता है। गुस्सा करना बड़ा आसान है, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करके उस बच्चे को समझाना मुश्किल है। एंगर मैनेजमेंट इसे कहते हैं। आप अपने एंगर को मैनेज करिए, उसी समय सबसे ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत है।
पॉजिटिव परिस्थितियों में तो कोई भी पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन परिस्थितियां आपके विपरीत हों, जब नेगेटिव हों, आपको गुस्सा आ रहा हो, आपको परेशानी हो रही हो, आपको तकलीफ हो रही हो, उसी समय जब आप पॉजिटिव रहते हैं तब आप रियल में हीरो कहलाते हैं, अपने बच्चे के भी हीरो कहलाते हैं। और आप ये देखेंगे जब आप उस बच्चे पर एंगर नहीं दिखाएंगे, उस बच्चे से प्यार से बात करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तब आप देखेंगे कि आप उस बच्चे के हीरो बन गए और आपके बच्चे के अंदर वही चेंजेस आ रहे हैं जैसे आप चाहते हैं। अब ये बच्चा सर बड़ा हो गया है और ये बच्चा बड़ा होकर के प्रेम और पैसे के पीछे भाग रहा है, दोनों ही नहीं मिलते, इसको कैसे मिलेंगे? अब यहाँ पर सीधा सा मुझे ये लगता है कि उस बच्चे का जो, क्योंकि बच्चा वो बड़ा हो गया है, बच्चा इतना समझदार हो गया है कि वो अपना जो है समाज से वो क्या ले रहा है, समाज से उसे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, परिवार से उसे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो करना कुछ चाहता, बट ही और शी इज़ टोटली कन्फ्यूज्ड कि उसे एक्चुअली करना क्या चाहिए। वो अपना एक तरीके से अपना विजन, अपना मिशन, अपना मकसद वो एक तरीके से भूल गया है। तो उस बच्चे को, मुझे ये लगता है उस बच्चे को खुद के साथ बैठना चाहिए और खुद के साथ बैठ करके ये सोचना चाहिए कि मैं असलियत में इस दुनिया में आया क्यों हूँ, अपने आप को पहचानना चाहिए, अपनी काबिलियत को पहचानना चाहिए, खुद से बात करनी चाहिए। काउंसलिंग कार्यक्रम होने चाहिए जिससे बच्चे को गाइडलाइन मिले। एक गलत डाटा फीडिंग के साथ में वो कितना लंबा सर्वाइव कर पाएगा और खुद बैठ करके कैसे कैलकुलेट करेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। नहीं, ऐसे बहुत सारे अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझसे भी इस दुनिया के बहुत सारे ऐसे करियर काउंसलर्स हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। यूट्यूब पर डिस्को देखने की जगह पर आप जो है करियर काउंसलिंग देखिए, आप जो है लाइफ में कैसे करके आगे बढ़ सकते हैं ये आप देखिए, आप जो है जीवन में कैसे तरक्की हासिल कर सकते हैं, कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स है देखने के लिए। लेकिन आज का यूथ क्या कर रहा है, वो जो है डांस देखता है। ठीक है, डांस देखना बुरी बात नहीं है, अगर वो डांस में करियर बनाना चाहता है डांस देखे, अगर वो क्रिकेट में या मनोरंजन कर सकता है, लेकिन मनोरंजन यदि अगर उसकी जिंदगी पर ही हावी हो जाए, मनोरंजन 10 घंटे कोई लिमिट होनी चाहिए। मैंने आपसे शुरुआत में बोला हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आप मनोरंजन की जब आप हद पार कर देंगे तो मनोरंजन नहीं हो जाएगा, वो आपकी जिंदगी को पूरा बर्बाद कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं शराब की बात करता हूं, लोग बड़े बड़े लोग शराब पीते हैं, एक से क्लासिकल लोग शराब पीते हैं, लेकिन जब वो शौक के लिए पीते हैं तो वो कहीं उनकी लाइफ पर इफेक्ट नहीं करती। लेकिन जब वो उसी चीज की अति पार कर देते हैं तो आपको पता है वही बड़े लोग बर्तन भी बेच देते हैं घर के। तो या एग्जैक्टली। अच्छा सर, क्या लगता है कि आज बच्चों को सफल होने के लिए, और सफलता का सीधा पैमाना अर्थ से जुड़ा है, किस सेक्टर में जाए आदमी, जो समाज में चल रहा है उस हिसाब से करियर चुने? मुझे ये लगता है कि बच्चे का जहां पर भी इंटरेस्ट होता है, देखिए बच्चा भी दरअसल ना वो गेम खेलने लग जाता है कई बार गार्जियंस के साथ में, वो बच्चे को नहीं करना चाहिए। अगर आप बच्चे हैं, आप इतने समझदार हैं, आप बच्चे हैं, बड़े हैं, मुझे इस बात से लेना देना नहीं है। अगर आप कुछ करियर चुनना चाहते हैं, कुछ अगर आप आगे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपने साथ में और गार्जियंस के साथ में खेलना बंद कर दीजिए, बहानेबाजी बंद कर दीजिए। बहानेबाजी आप अपने साथ में आज तो आप चला लेंगे, लेकिन आने वाली जो ज़िंदगी है, माँ बाप तो एक दिन चले जाएंगे, आपके बड़े चले जाएंगे, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है वो आपके हाथ में है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं आपसे सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने साथ में बैठ करके डिसाइड करिए कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। एक चीज़ को डिसाइड कर लीजिए। एक चीज़ जब आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे दिस इज द राइट वे फॉर मी, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं, अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दीजिए। गारंटी मेरी है, मुझे पकड़ लीजिएगा अगर आप सक्सेसफुल ना हो। एक प्रश्न, करियर काउंसलिंग भी जो तभी कर पाए ना तो उसके पास अच्छी गाइडलाइन होगी, वो कहाँ से मिले? इंटरनेट से इतना संभव है? या बिल्कुल, आज इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। आज इंटरनेट से लोग बर्बाद भी हो रहे हैं और इंटरनेट से लोग आबाद भी हो रहे हैं। इंटरनेट से लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, इंटरनेट से लोग आईएएस भी बन रहे हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। इवन मैं बता दूं, मेरा भतीजा है, वो मैंने उसको देखा कि वो केवल इंटरनेट पर यूट्यूब क्लासेस वो लेता था और आज वो यूपीपीसीएल में जेई बतौर उसकी पोस्टिंग हो गई, केवल इंटरनेट पर यूट्यूब की क्लासेस ले करके। और यूट्यूब का लोग अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगभग 8-8, 10-10 घंटे लाइब्रेरीज में जाकर के पढ़ रहे हैं और 8-10 घंटे पढ़ने के बावजूद भी वो कहीं पर भी उनकी पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। तो कारण क्या है? यहाँ पर समझना पड़ेगा ना भाई, टीचर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किस दृष्टि में सोच रहा है।
हाँ एग्जैक्टली अब वो इतना समझदार हो गया है कि उसे क्या करना है, उसे कैसे करना है, उसे कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, एवरीथिंग ही नोज। ओके, अब उसको मालूम है, अब उसका जीवन बर्बाद होना है, उसका करियर बर्बाद होना है या बनना है, इट्स इन योर हैंड, नॉट इन योर पेरेंट्स। एक प्रश्न मैं जरूर पूछूंगा। बच्चे प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं और उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, क्या राइट हो गया? आप लव गुरु बन करके थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। देखिए, मैं लव गुरु नहीं हूं, लेकिन लव गुरु से ऊपर की जो बात होती है ना, वो मैं बता जी। ऐसे 10 लव गुरु को आप मिला दीजिए, तब जाकर के भी पॉजिटिव गुरु शब्द बहुत बड़ा होगा। जी। मैं पॉजिटिव गुरु मैं जरूर हूं, और पॉजिटिव गुरु के पास मैं लव गुरु, ठीक है, उसका जो है इलाज है सीधा सा है। ये दरअसल फीलिंग से जुड़ा हुआ मामला है, और मैं आपकी फीलिंग्स की सबसे पहले तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो या एग्जैक्टली मैं उन बच्चों से, मेरे लिए बच्चे हैं, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है आमतौर पे 16, 17, 15 और 18, 20, 22, 25, और आई एम 38 ईयर्स ओल्ड पर्सन, दैट्स वाई यू आर माई किड्स, लाइक यू आर माई एज अ स्टूडेंट। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये फीलिंग से जुड़ा हुआ मामला, और मैं सीरियसली इस पॉइंट पर मैं बात करना चाहूँगा। आप बस ये समझ लीजिए, क्योंकि जिस दौर में आप हैं उस दौर से मैं भी गुजर चुका हूँ, और बहुत सारी जितनी भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ हैं वो इस दौर से गुजरती हैं, ठीक है। सबको, जिसको आप प्यार बोलते हो या आपने अभी प्यार बोला, सबको इस दौर से गुजरना होता है, लेकिन इसे जो भी सही तरीके से मैनेज कर लेता है वही स्टार कहलाता है। इसको आप, मैं नहीं कह रहा हूं कि इसको आप मतलब इस पर आप कोई विजय प्राप्त कर लीजिए, आप कोई मतलब भगवान नहीं है, आप मत करिए आप विजय प्राप्त, आप कोशिश भी मत करिए, केवल इसका मैनेजमेंट कर लीजिए। अच्छा, उदाहरण के लिए विशाल जी, आप एक बात मुझे बताइए, लव किससे होता है? मान लीजिए एक लड़का है, लड़के को लड़की से ही तो लव होगा, और लड़की को लड़के से लव होगा। अब लड़के को लड़की से लव हो गया, और बड़ा जबरदस्त वाला लव हो गया, और वो लव होने के बाद में वो ये तक भी करने के लिए तैयार, कई बार आपने देखा होगा वो एक दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब वो लव के चक्कर में क्या किया उसने कि जो है वो पढ़ नहीं पाया। अब क्या वो लड़की, जिस लड़की से उसने प्यार किया है, क्या वो लड़की ऐसे लड़के के साथ में अपनी जिंदगी को काटना चाहेगी जो पढ़ा लिखा ना हो? यानी कि जिससे आपने प्यार किया वही अब आपके साथ नहीं रहना चाहती है या नहीं रहना चाहता है। मुझे इस बात पर 4 लाइन याद आ रही हैं। मैंने शराब खाने में पी है, मैं खाने में पी है, शराब पर मत चले जाइएगा, सेंस को समझिएगा। मैंने शराब खाने में पी है, मैं खाने में पी है, और मैंने बार बार पी है, और मैंने इतनी पी है कि पीते ही पीते अपनी ही जिंदगी खराब की है। तो कुल मिलाकर के लोग इस चीज़ को सही तरीके से समझ नहीं पाते। अगर आप रियल में प्यार करते हैं, मैंने अक्सर देखा है एक दूसरे को, लड़की के या लड़कों के परिवार वालों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये सारा सब कुछ करते हैं। अगर आपने रियल में प्यार किया है ना, तो आप अपने आप को इस काबिल बनाइए। अगर आप ऐसी किसी फीलिंग में हैं कि आपको किसी से प्यार हो गया है, आप समझ लीजिए, आप आज ही बिल्कुल उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए। आप यकीन मानिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि एक दिन वो आपके पीछे भागेगा, वो जो भी हो। तो इस दुनिया में आज टैलेंट की कदर होती है, और प्यार जैसी कोई चीज, मेरे हिसाब से कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। अगर कुछ भी होती है, सफलता होती है। प्यार करने वाला, जिससे आप प्यार करते हो, नाराज हो जाएंगे सर आप, आशिक या एग्जैक्टली मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, प्यार शब्द ये जो है, ये एक ऐसा शब्द है जो आपको फीलिंग से जोड़ता है। प्यार नहीं होता, मैं इसको ये फीलिंग बोल सकता हूं, इसे बचपना बोल सकता हूं। अब इसी चीज को आप इसे प्यार बोलिए। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि यहां पर आप इसका मैनेजमेंट करिए, ठीक है। ये फीलिंग से हर कोई जुड़ता है, आप जुड़िए। अगर आप जुड़ गए गलती से, क्योंकि कोई जुड़ता नहीं है, जुड़ जाते हैं, अगर आप जुड़ गए, इसका मैनेजमेंट करिए। प्राकृतिक सिद्धांत ये एग्जैक्टली
लेकिन अब आप अपने आप को बर्बाद कर लेंगे क्या? नहीं। किसी का मर्डर कर देंगे नहीं, क्या? नहीं, किसी के परिवार को खत्म कर देंगे क्या? अपने आप को शराब पी करके नालियों में गिरा लेंगे क्या? नहीं, ये अपने परिवार की इज्जत को खराब कर देंगे क्या? तो गलत है। दूसरे के माँ बाप को प्रताड़ित करने लग जाएंगे क्या? क्या आपको प्यार ये आजादी देता है? क्या पैसा कमाना ये आजादी मैं केवल उस वाले प्यार की, नहीं करूंगा। क्या पैसा कमाना या आजादी? मैं केवल उस वाले शब्द की, वाले भी ऐसे ही करते हैं। कम टू द पॉइंट, लेट मी कंप्लीट। जी। जो प्यार, जो शब्द है अभी मैंने जो बोला है कि इन सारी चीजों की आजादी नहीं देता, और जो प्यार इन चीजों की आजादी देता है, जो इस तरीके से जो लोग कर रहे हैं, वो मैं उस शब्द की बात कर रहा हूं। वो प्यार जैसी कोई चीज नहीं है। प्यार तो आपको बनाता है। अगर आप रियल में प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने आप को काबिल बनाएंगे, अपने आप को सफल बनाएंगे, और सफल बन के अगर आपका प्यार अगर सच्चा होगा तो आपके पीछे आएगा और आपको आपका प्यार मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो अपने करियर में आप आगे बढ़िए। जो आपका प्यार होगा, क्योंकि कहते हैं कुदरत एक दूसरे के लिए बना करके भेजती है, जोड़े बना करके भेजती है, वो आपका वेट कर रहा है। आप आगे बढ़िए, गो हेड। तो दोस्तों, ये हमारी खास बातचीत आगे भी निरंतर जारी रहेगी। इतवार को हम कोशिश करेंगे सर मैं आपसे समय लूं और इस चर्चा को हम आगे कंटिन्यू करें। सर से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं, सर रिप्लाई जरूर करेंगे। और कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एचवीएन न्यूज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।